मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हिंदी क्लास 12 बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है। आपका सेंटर एग्जाम होने वाली है 11 अक्टूबर से, उसके लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहते हैं? तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य है वह सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। अगर हम बात करें सूरदास का एक पद लिखा गया है। सूरदास का क्या लिखा गया? पद। किस भाषा में लिखा गया है? तो व्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? व्रज भाषा में लिखा गया। और सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सूरदास का जन्म दिल्ली में हुआ था। 1400 कब हुआ था? तो 1478 ईस्वी में सूरदास का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है सूरदास। बीजक, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीरदास की रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। और तुलसीदास ने भी एक पद लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो तुलसीदास अवधी भाषा में लिखे हैं पद। ठीक है, चलिए। और जैसी मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। और पद्मावत में किनका वर्णन है? राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा पद्मावत में किया गया है। और पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। और उसी पद्मावत से कर्बक लिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब पद्मावत अवधी भाषा में है तो कर्बक भी किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। तुलसीदास का पद किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। सूरदास का पद किस भाषा में है? तो आपका ब्रज भाषा में है। और जो है कि नाभादास का छप्पै किस भाषा में है? तो ये भी आपका ब्रज भाषा में है। याद रखिएगा, छप्पै में 6 पंक्तियों का संग्रह होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संध्या का विलोम क्या है? संध्या का विलोम क्या है? इसमें ग्रामर और बुक आपका दोनों क्वेश्चन मिलेगा। काफ़ी निचोड़ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको इसको पीडीएफ लेना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप लोग अवश्य मैसेज करेंगे नाम और जिला का नाम लिखकर। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संध्या का विलोम क्या होता है? तो संध्या का विलोम जो होता है प्रातः। संध्या का मतलब शाम, प्रातः का मतलब होता है आपका सुबह, सवेरा। ठीक है, नेक्स्ट, आदान। आदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान होता है। आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आंसू, आंसू शब्द ये कई बार पूछे गए हैं शब्द हैं, इसीलिए याद रखिएगा। आंसू शब्द जो है, आंसू शब्द क्या हैं? ठीक है, कौन से शब्द हैं? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो 4 का बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक है, तद्भव। आंसू शब्द क्या होते हैं? तद्भव। चलिए नेक्स्ट, बीजक चर्चा कर ही दिए थे। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता जो है कबीरदास। बीजक किसने लिखा है? तो कबीरदास की रचना है। ठीक है, सूरसागर सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी सूरसागर सूरदास की रचना है। कर्बक मलिक मोहम्मद जैसवी की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। गोद में सोने वाला कहलाता है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। अंकसाई कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकसाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं? तो देखिए, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं? अंतवासी कहते हैं। अंतवासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा तो उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूषण, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? जो भूषण क्या लिखा है? भूषण, तो भूषण जो आपका कवित्त लिखा है, भूषण क्या लिखा है? आपका कवित्त लिखा है। और भूषण की कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो किस रस का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर वीर रस का चर्चा किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, वीर रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अनल। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अनल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है, अनल का मतलब होता है आपका क्या होता है? आपका आग। अनल, पावक, दहन, ये आग का पर्यायवाची शब्द है। तो 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आग होता है। समझ गए बातों को? ठीक है, अनिल बोलेगा तो अनिल का मतलब हवा होता है। जल, पानी, नीर, रस, उदय होता है। याद रखिएगा, पानी का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। समझे बातों को? चलिए, आयुष्मान शब्द का
विपरीतार्थक शब्द क्या है? आयुष्मान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, चिरंजीव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो पुत्र वियोग से है। पुत्र की वेदना प्रकट करते हैं। पुत्र वियोग, वियोग का मतलब अलग हो जाना, टूट जाना। अगर आप अपने घर से अलग हो रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा कष्ट होगा कि नहीं, हम घर से अलग हो गए हैं, टूट गए हैं ना। अगर जहाँ आप प्रतिदिन रहते हैं वहाँ से अगर दूसरा जगह चले जाइएगा तो आपको भी वियोग होगा, कुछ दुख होगा। ठीक है, तो आप सोचिए इसको कितना दुख होगा कि अपने जो है कि नज़रों के सामने जवान बेटा को खो चुकी है। ठीक है, तो वही कह रहा है, मेरा छौना उठ ही गया, मेरा छौना खत्म हो गया। तो ये किस पंक्ति से है? तो पुत्र वियोग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पुत्र वियोग। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया, और सुभद्रा कुमारी चौहान की भी मृत्यु कार दुर्घटना में हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया पुत्र वियोग? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, वाक्य के आवश्यक अंग क्या हैं? तो वाक्य के जो आवश्यक अंग होते हैं वो कितने आवश्यक अंग होते हैं वाक्य के? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी, 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक, बातचीत जो शीर्षक हैं, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। ठीक है, ये कैसे हैं? तो ये बातचीत के जरिए होता है ना। तो बातचीत के जरिए भाप बनकर, धुआं बनकर खत्म हो जाता है। अगर आप बातचीत करते हैं तो आपका मन किस प्रकार का होता है? हल्का होता है, स्वच्छ होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालय, शिवालय शब्द में कौन सा समास है? तो शिवालय शब्द में जो समास है आपका तत्पुरुष समास है। शिवालय, देवालय, ये सब कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अब जानेंगे कैसे? जिसका उत्तरखंड प्रधान है, जिसका उत्तरखंड प्रधान रहे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आता है, तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा शब्द में जो है समास है 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तीर्थ यात्रा, किसका यात्रा जी? तीर्थ की यात्रा, उत्तरखंड प्रधान है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आता है, मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती जो है किस कहानी के मुख्य पात्र हैं? तो मालती रोज कहानी। ठीक है, रोज किसके द्वारा लिखा गया है? हीरानंदन, सच्चिदानंदन वात्सायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। और रोज कहानी में मुख्य पात्र के रूप में मालती हैं। और उनके पति कौन? महेश्वर, जो पैसे से क्या थे? तो महेश्वर पैसे से डॉक्टर थे जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी का क्या करते थे? इलाज करते थे, जो कि पहाड़ी इलाकों में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता था। अंकुरित, अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताना है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या होता है? अंकुरित, अंकुर प्लस इत। अब इत में यहाँ देखिए हर्षई है तो यहाँ पर इसको हर्षई का को ऐसे लिखा जाता है मात्रा में। ठीक है, समझ गए बातों को? जो हर्षई का को मात्रा में ऐसे लिखा जाता है इसको लिखेंगे इत। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यहाँ पर इत इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का आता है, हस्यात पद शब्द में प्रत्यय हैं। हस्यात पद शब्द में प्रत्यय हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 18 नंबर। ठीक है, आस्पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ओ सदा नेरा, ओ सदा नेरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है?
तो ओ सदा नीराज जो है आपका क्या है, ये निबंध है। निबंध बोलिए, ललित निबंध बोलिए, कोमल निबंध बोलिए, सुंदर निबंध बोलिए। ललित का अर्थ होता है कोमल, सुंदर, ठीक है। और ओ सदा नीरा गंडक नदी को आधार बनाकर चंपारण की संस्कृति सभ्यता के बारे में, तीन कठिया प्रथा की व्यवस्था के बारे में ये जिक्र किए थे। और उसमें मुख्य रूप में किस महापुरुष का चर्चा है, तो महात्मा गांधी का। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ओ सदा नीरा में किस महान पुरुष की चर्चा की गई है, तो महात्मा गांधी, जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और आश्रम भी खोले। 3 प्रकार का आश्रम का निर्माण किया, जिसमें पुंडलिक जी को भी शिक्षक के रूप में नियुक्त किए थे। तो पुंडलिक जी कौन थे, तो एक शिक्षक थे, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। रोटी मत खाओ क्यों, क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ देखिए संबंध बताने का काम हो रहा है। नहीं, रोटी मत खाओ, 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। तो यहाँ पर कौन जली, क्योंकि वह जली है, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, वह जली है। तो वह मतलब कौन, तो रोटी जली हुई है ना, तो वह, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह रोटी जली हुई है। तो ये रोटी निश्चित है कि हाँ वह जली हुई है, इसीलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। और आप लोग बताएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम 2 प्रकार का होता है। हम उत्पत्ति के आधार पर नहीं पूछे, ऐसे सर्वनाम के भेद पूछे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो चलिए ये वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, इसी वजह से हम इसको पार्ट ए में रखे हैं। और फिर 20 के बाद जो है आपका 40 तक या 50 तक हम पार्ट 2 में रखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 भी आप लोग अवश्य देखिएगा, पहले पार्ट 1 देखिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो हम पार्ट 2 भी अवश्य लेकर के आएंगे। और आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोग अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि कब लाइव होती है नहीं होती है वो आपको ग्रुप में ही सूचना दिया जाएगा। और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के द्वारा भी दी जाएगी कि कब सेंटर एग्जाम होगी, उसका रूटीन क्या है, तरह तरह का हम आपको नोटिफिकेशन देंगे। इसीलिए आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, तो यहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलते रहेगा। तो सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।